हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आवाज वगैरह ओके है तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चौथा लेक्चर अपना आज का क्लासिफिकेशन का। जिस कैंडिडेट ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीछे के लेक्चर देखना आपके लिए। पूरे की पूरी जो क्रॉप्स है आपको क्लियर हो जाएगी। आज तक जो आपने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हो आप। उसके बाद में आज अपने स्टार्ट करेंगे आगे का जो अपना क्लासिफिकेशन का आधार है, वो है समस्याग्रस्त मृदा के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। समस्याग्रस्त मृदाएं क्या होती है? ऐसी मृदाएं जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से वो अब नॉर्मल हो गई है, मतलब ऐसा ही है। मतलब क्या है कि या तो वो एसिडिक होगी, उसका पीएच कम होगा, या वो सेलाइन या अल्कालाइन होगी, मतलब उसका पीएच जो नॉर्मल पीएच है उससे ज्यादा होगा, या फिर वो पानी से भरी हुई मृदा हो सकती है जिसमें हर एक क्रॉप नहीं उग सकती है। ठीक है, तो उसके आधार पर अपने क्या करेंगे, कोई ऐसी कुछ फसलें उगाएंगे ताकि अपना लॉस ना हो। मतलब अपने सीड डाल दें और अपना सीड जर्मिनेट ही ना हो पाया तो अपना क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अपने वो फसलें बोएंगे अपने उस सोयल की क्या करा के, टेस्टिंग करवा के, कि अपनी सोयल अगर सेलाइन है या फिर अल्कालाइन है या एसिडिक है तो अपने वो उसमें क्रॉप ग्रो करेंगे जो उसके अंदर उग सकती है, जो उसके अंदर क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है ना। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो भी कोई आपकी इंक्वायरी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जो भी है क्लासें वगैरह सब ओके है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिलेगी, आपको मिल रही है क्लासें। अच्छा, कल दिखी नहीं है क्लास, अपलोड नहीं है? कोई नहीं, थर्ड क्लास अपलोड नहीं है तो पूछ लेंगे, कर देंगे अपलोड। कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी अगर अपलोड नहीं है तो। ठीक है, चलो ओके है, मिल जाएगी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो पहला है अपना, कौन सी मृदा? अम्लीय मिट्टी, टॉलरेंस टू एसिडिक सॉइल। ऐसी कुछ क्रॉप्स जिसको अपने एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि एसिडिक सॉइल है क्या। एसिडिक सॉइल बोलते किसको है? ऐसी सॉइल जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है ना? कौन से आयन की? हाइड्रोक्सिल आयन, OH प्लस OH माइनस। इस आयन की अपेक्षा ये हाइड्रोजन आयन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस आयन की क्या होगी, कमी होगी। और इस मिट्टी का पीएच क्या होगा, इस मिट्टी का पीएच होगा लेस देन 6, 6 से कम होगा। ऐसी मिट्टी का पीएच क्या होगा, 6 से कम होगा। और ये मिट्टी ज्यादातर कैसे एरिया में बनती है? जो एरिया कैसा होता है, आदर क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ पर पानी ज्यादा रुकता है तो वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होता है, तो वह एसिडिक सॉइल है। तो ऐसी मिट्टी के अंदर अपने कौन सी ऐसी क्रॉप उगाएं कि अपनी क्रॉप उग जाए और अपने को लाभ मिल जाए और अपने को नुकसान ना हो। तो अपने ऐसी मिट्टी के अंदर धान उगाया जा सकता है, राइस। धान के अलावा आप पोटैटो, आलू को ग्रो किया जा सकता है, आलू को। इसके साथ आप ढेंचा को उगा सकते हैं। और क्या उगा सकते हैं? जूट। और जूट की एक स्पीसीज है जिसका नाम है कोरकस ओलिटोरियस, कोरकस कैप्सुलरिस। ओलिटोरियस नहीं, कैप्सुलरिस, कोरकस कैप्सुलरिस, जिसको व्हाइट जूट के नाम से जानते हैं अपने, कैप्सुलरिस। ठीक है, तो धान, आलू, डेंचा, जूट, या फिर ग्रासेस, घासें। ठीक है, किसके लिए? चारे के लिए। या फिर आप क्या उगा सकते हो, एक फल वृक्ष जिसका नाम है पाइनएप्पल, अनानास। ये आप पौधा उगा सकते हैं इसके अंदर। तो धान, आलू, डेंचा, जूट, ग्रास, अनानास, ये फसलें अपने एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो की जा सकती है। ठीक है, ओके बात। तो ये है धान, आलू, डेंचा, जूट और ग्रासेस। धान, आलू, डेंचा, जूट और ग्रासेस।
ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एसिडिक सॉइल के प्रति टॉलरेंस क्रॉप कौन सी है, तो धान है। कौन सी है? धान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि धान 4 से 6 पीएच वाली जो मिट्टी होती है उसके अंदर अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद में अगला है लवणीय सॉइल के प्रति टॉलरेंस। लवणीय सॉइल क्या होती है, पहला ये पता होना चाहिए अपने को कि लवणीय मिट्टी बोलते किसको हैं। तो वो मिट्टी जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें साल्ट ज्यादा हो, साल्ट की मात्रा ज्यादा हो ना। और दूसरा अपने बात करें अगर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की, तो ऐसी मिट्टी जिसका पीएच लगभग 8.5 के आसपास हो या 8.5 से कम हो, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4 डेसी साइमन मीटर, 4 डेसी साइमन मीटर से क्या हो, ज्यादा हो, और इसके अंदर सोडियम, सोल्यूबल सोडियम, विनयमनशील सोडियम की मात्रा 15% से कम हो, और इसका SAR कितने से कम हो, 13% से कम हो, तो ऐसी मिट्टी को अपने क्या बोल देते हैं, सैलाइन सोइल। और ऐसी मिट्टी कहां पर बनती है, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण होता है, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ना, क्योंकि लवण ट्रांसपिरेशन होगा तो लवण ऊपर आ जाएंगे, एवेपोरेशन होने के कारण तो मिट्टी के ऊपर लवणों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ये मिट्टी बन जाएगी। इस मिट्टी के प्रति टॉलरेंस क्रॉप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वार्लिंग, जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जौ है, जौ के अलावा आप थोड़ी बहुत बात करें अपने मिड सैलाइन के अंदर, आप गेहूं को भी ग्रो कर सकते हैं, आप और किसको कर सकते हैं, मक्का को भी ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, ये भी थोड़ी बहुत मिड टॉलरेंट है। उसके बाद में आप परिमिलेट बाजरा को भी ग्रो कर सकते हैं, और इसके साथ आप बात करें तो ज्वार को भी ग्रो किया जा सकता है। इसको, ज्वार को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहां पर जो है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है, सीरियल, जिसको सलाइन एंड अल्कालाइन दोनों प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, वो जौ है। बाकी गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार एंड कौन सा, कॉटन, कपास। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, कपास को भी अपने ग्रो किया जा सकता है। ये आपको सैलाइन सोइल का थोड़ा सा याद रखना है, तो एग्जाम के अंदर बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो सैलाइन सोइल के प्रति टॉलरेंस कौन सी है, तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, कपास है, ये उगाई जा सकती है। नॉर्मल जो, ये तो अच्छी सैलाइन सोइल में भी उगाई सकती है, इससे ज्यादा पीएच भी 8 से फिर भी उगाए, पर गेहूं को, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, इनको मिड सैलाइन सोइल पर उगाया जा सकता है। उसके बाद में अल्कालाइन सोइल, क्षारीय मिट्टी। देखो क्षारीय मिट्टी क्या होती है, पहला ये पता होना चाहिए अपने को। क्षारीय मिट्टी ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 8.5 से ऊपर हो, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर से कम हो, 4 डेसी साइमन मीटर से क्या हो, कम, 4 डेसी साइमन मीटर से क्या हो, कम हो। और इसका जो सोडियम है, इसके अंदर सोडियम की मात्रा 15% से क्या हो, ज्यादा। और SAR इसका कितना होना चाहिए, तो इसका SAR होता है मोर देन 13%। ऐसी मिट्टी को अपने क्या बोलते हैं, ऐसी मिट्टी को अपने अल्कालाइन। ये मिट्टी भी कहां पर बनती है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर ही बनती है। इसके प्रति टॉलरेंस क्रॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो, कौन कौन सी है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुकंदर, चुकंदर है, पालक, चौलाई, अमरेंथस मतलब मूली, सलजम, ये फसलें उगाई जा सकती है। जौ, चुकंदर, पालक, चौलाई, मूली, सलजम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। पीछे आप यहाँ पर
याद रख सकते हो बरसीम को भी, बरसीम भी उगाया जा सकता है अभी, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फल उगाए जा सकते हैं जैसे कि खजूर, डेट पाम, बेर, अनोला, अनार। ये कुछ ऐसे फल वृक्ष हैं जो सैलाइन अल्कालाइन सोयल के अंदर उग सकते हैं, जो सैलाइन या अल्कालाइन सोयल में उग सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर जो है या फिर चुकंदर के बारे में पूछा जा सकता है कि सैलाइन सोयल के अंदर उग सकती है क्या, तो उग सकती है सैलाइन सोयल के अंदर ना। तो ये आप याद रखोगे, क्षारीय मिट्टी के प्रति क्या होती है, टॉलरेंट होती है। और क्षारीय मिट्टी किसको बोलते हैं, ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 8.5 से ज्यादा हो, इसी उसकी 4 डेसीसाइमोमीटर से कम हो, विद्युत चालकता मतलब, और सोडियम की मात्रा 15% से कम हो, SAR 13% से कम हो, ठीक है, 13% से ज्यादा हो। उसके बाद में है वाटर लॉगिंग, सबमर्ज कंडीशन, या फिर ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी भरा हुआ है, अपने वहां पर उगा सकते हैं धान को, राइस को ग्रो किया जा सकता है, वहां पर अपने उगाया जा सकता है डेंचा को ग्रीन मैन्यूर के लिए, अपने वहां पर उगा सकते हैं जूट को, और जूट की कौन सी स्पीसीज को उगाया जा सकता है, तो ये उगा सकते हैं अपने कोरकस कैप्सुलैरिस को, कोरकस कैप्सुलैरिस पे जूट को उगाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर पानी भरा रहे, तो धान, डेंचा, जूट, या फिर अपने उगा सकते हैं ग्रासेस, घासें चारे के लिए। तो ये है जलमग्न मिट्टी के प्रति सहनशील। ये अपने समस्याग्रस्त मिट्टी है जिसके अंदर अपने एसिडिक सॉइल के प्रति टॉलरेंस को पढ़ा है। उसके बाद में सलाइन के लिए रेजिस्टेंट टॉलरेंस कौन सी है, या फिर उसके बाद में अपने बात करें कि अल्कालाइन मतलब क्षारीय मिट्टी के प्रति टॉलरेंस कौन सी है, या फिर पानी से भरी मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसलें उग सकती है। तो ये जलमग्न मिट्टी इंपॉर्टेंट आपने किया, जो एग्जाम के अंदर आपको ये काम आएगा, सोयल के अंदर भी, सोयल के अंदर भी इसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में मृदा क्षरण के प्रति सहनशील। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सोयल इरोजन क्या होता है, मिट्टी के कण का अपनी जगह से हटके किसी दूसरी जगह चले जाना, ये क्या होता है, सोयल इरोजन होता है। मतलब इसको अपने बोल देते हैं मृदा क्षरण, कि सोयल के जो पार्टिकल है, सोयल के जो कण है, वो सोयल अपनी जगह से हटेगी और किसी दूसरी जगह चली जाएगी। दो कारणों से जा सकती है, आपको ही पता इसका, कि पानी के द्वारा जा सकती है, पानी के साथ घुलकर जा सकती है, या फिर हवा के साथ उड़ के जा सकती है, दो ही हो सकता है। तो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा जाएगी, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन बोल देते हैं। सोयल इरोजन को कौन कम करेगा, देखो सोयल इरोजन को वही कम करेगा, जैसे ये अपनी सोयल है, इस पर बरसात आई तेज स्पीड से, तो इस तेज स्पीड को कम करने का काम, अगर यहाँ पर अपने कुछ फसलें उगा रखी है जो भूमि को क्या कर रही है, ढक के रख रही है, मतलब किसका काम कर रही है, कवर क्रॉप का काम कर रही है, किसका, कवर क्रॉप का। तो ये जो बरसात की जो स्पीड है इसको क्या कर देगी, कम कर देगी, के पार्टिकल पर अपनी दबाव कम लगेगा, उखड़ नहीं पाएंगे अपनी जगह से, और पानी के साथ घुल के किसी दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। या फिर तेज हवा आ रही है, ठीक है, एक तो अपना खाली पड़ा खेत है पूरे का पूरा, इस पर फसलें ही नहीं है, दूसरा अपने पूरी की पूरी इस पर फसलें उगा दी है, चौड़ी पत्ती की फसलें, तो ये क्या करेगी, हवा की स्पीड को कम कर देगी, ठीक है, जिसके कारण ये हवा के जो अपनी मिट्टी के जो कण है, हवा सोयल के जो पार्टिकल हैं, ये हवा के साथ उड़ के किसी दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। तो अपने कौन सी फसलें उगाएंगे, तो मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें होती है चौड़ी पत्ती की फसलें, चौड़ी पत्ती, ब्रॉडलीफ, चौड़ी पत्ती की फसलें, चौड़ी पत्ती की फसलें जैसे लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें, जैसे कि लेग्यूमिनेसी, या जिसको अपने फेबियसी बोल देते हैं, इस कुल की फसलें, जैसे कि लोबिया है, मूंगफली है, ठीक है। तो ये फसलें क्या करती है, भूमि को ढके रखती है, चौड़ी पत्ती की है, भूमि को ढके रखेगी, मतलब कवर क्रॉप का काम करेगी, ठीक है। ये सोयल इरोजन को कम करती है, मतलब सोयल इरोजन नहीं होने देगी। तो वो फसलें जो चौड़ी पत्ती की है वो सोयल इरोजन नहीं होने देती है ना। तो ये अपने समस्याग्रस्त मिट्टी के प्रति सहनशीलता की बात की है कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनको अपने इस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी के अंदर भी उगा सकते हैं। उसके बाद है जड़ों के आधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना इसको। जड़ों के आधार पर क्लासिफिकेशन, देखो फसलों के अंदर दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है,
या तो बिल्कुल क्या होगी, ऊपर ऊपर की जड़ें होगी, जिसको आप शैलो रूट बोल देते हैं, ठीक है, जिसको आप शैलो रूट बोल देते हैं, उथली जड़, है ना। एक आपकी बीच इस प्रकार से गहराई की जड़ पाई जाती है, इसके ऊपर इस प्रकार की और बहुत सारी जड़ें होती है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, डीप रूट सिस्टम बोल देते हैं। और डीप रूट सिस्टम किसमें होता है, जिसके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट मतलब मूसला जड़ प्रणाली, कौन सी, मूसला जड़ प्रणाली। और ये क्या होती है, रेशा जड़, क्या होती है ये, रेशा जड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका, इसको करेंगे अपने। देखो तो पहला है दो प्रकार की जड़ें, टैप रूट सिस्टम या फिर फाइबर रूट सिस्टम। टैप रूट, ये देखो यहां पर दोनों प्रकार की दिखाई हुई है आपको। ये कौन सी है, ये टैप रूट सिस्टम है, जिसमें एक गहरी जड़ है यहां पर, उसके साथ में और बहुत छोटी छोटी जड़ें निकली आई है, ये सेकेंडरी रूट निकल गई, सेकेंडरी, ठीक है। इस प्रकार का टैप रूट सिस्टम मूसला जड़ प्रणाली, ये मूसला जड़ प्रणाली है। जिस भी पौधे में होगा वो पौधे कभी भी पानी की कमी से कभी नहीं सूखते हैं, पानी की कमी को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, पानी की कमी को वो सहन कर सकते हैं अच्छे प्रकार से, क्योंकि वो भूमि की गहराई से पानी को ऑब्जर्व कर लेगी ये जड़ें, है ना। ये टैप रूट सिस्टम जिनके अंदर भी होगा वो पानी की कमी से कम सूखते हैं वो पौधे। तो टैप रूट सिस्टम किसमें होता है, देखो टैप रूट सिस्टम होता है जितना भी लेग्यूम होता है, जितना भी लेग्यूम क्रॉप है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है। जितना भी क्रूसीफेरी है, जितना भी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी है उसमें, जैसे सरसों वगैरह में, कपास के अंदर भी टैप रूट सिस्टम होता है। किसके अंदर, कपास के अंदर। या फिर अपने बात करें कंपोजिटी, जैसे सूरजमुखी वगैरह है, जैसे कि सूरजमुखी है, कुसुम है, सूरजमुखी है, कुसुम है, अरंडी है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, गहरी जड़ प्रणाली होती है। दूसरी होती है फाइबर रूट सिस्टम, जो आधारगांठ से बनता है, ये फाइबर है, छोटी छोटी जड़ें हैं। जिन फसलों के अंदर ये जड़ें पाई जाएगी वो जल्दी पानी की कमी को सहन नहीं कर पाती है, मतलब जल्दी सूख जाती है, ठीक है ना, पानी की कमी को ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी। जितनी भी अनाज की फसलें हैं, ज्यादातर अनाज फसलें, उनके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, तो अनाज फसलों में, ज्यादातर अनाज फसलों के अंदर अपना टैप रूट सिस्टम, आपने फाइबर रूट सिस्टम होता है। बाकी आप याद रखना कॉमन सी बात, जितने भी डाइकोट होते हैं, जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जितने भी द्विबीजपत्री, जितने भी डाइकोट होते हैं, उनके अंदर ज्यादातर मोस्टली क्या मिलता है, टैप रूट सिस्टम। और जितने भी मोनोकोट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, जितने भी एक बीजपत्री होते हैं, ज्यादातर एक बीजपत्री, उनके अंदर फाइबर रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो कॉमन सी चीज आपने याद रख सकते हैं कि जो भी मोनोकोट होंगे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर फाइबर रूट सिस्टम होगा, जैसे कि अनाज की फसलें हैं। और जिसके अंदर द्विबीजपत्री पादप होंगे, जैसे कि डाइकोट है, जिसके सीड दो आप बराबर भागों में बंट जाए, वो डाइकोट होता है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है, कौन सा, मूसला जड़ प्रणाली। और जिन पौधों के अंदर मूसला जड़ प्रणाली होगी वो कभी भी पानी की कमी से सूखते नहीं है, मतलब पानी की कमी को सहन कर सकते हैं। आगे फिर आपको 3 प्रकार की जड़ें आप पढ़ते हो, वो कौन कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान लगा के इनको समझ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बात। देखो 3 प्रकार की जड़ें, अपने 3 प्रकार की जड़ें करते हैं। पहली जड़ सेमिनल जड़, कौन सी, सेमिनल जड़, सेमिनल जड़। सेमिनल जड़ को और क्या बोलते हैं, सेमिनल जड़ के अन्य नाम क्या है, तो सेमिनल जड़ के मैं अन्य नाम यहां पर लिख देता हूं नीचे। इस जड़ को अपने बोल देते हैं प्राथमिक जड़, इस जड़ को क्या बोलते हैं अपने, प्राथमिक जड़ बोलते हैं इसको, प्राथमिक जड़ बोल दो इसको। इसको आप बोल दो अस्थायी जड़, इसको आप क्या बोल दो, अस्थायी जड़ बोल दो। प्राथमिक है, अस्थायी है, अस्थायी जड़। और इसी को हिंदी के अंदर बोलते हैं मौलिक जड़, क्या बोलते हैं इसको, मौलिक जड़ भी बोलते हैं सर, मौलिक जड़। और इसको आप नर्सरी जड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी अवस्था में यही जड़ें होती है पौधे के अंदर, ठीक है। सेमिनल, प्राथमिक, अस्थायी। देखो ये जड़ कौन सी है, जैसे कि अपना मिट्टी का सरफेस है, यहां पर बना लेते हैं अपने, ये अपना मिट्टी का सरफेस है। और अपने क्या किया, ऑप्टिमम डेप्थ में, सही गहराई में सीड को डाल दिया, जैसे कि गेहूं का सीड डाल दिया अपने, ये लो गेहूं का सीड डाल दिया अपने। उस गेहूं के सीड में मतलब लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में डाल दिया अपने, 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई में डालते हैं। देखो सीड के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा सीड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्ल्यूमूल, एक तो क्या होता है, प्ल्यूमूल होता है, प्ल्यूमूल। और एक होता है रेडिकल, एक क्या होता है, रेडिकल होता है। सबसे पहले रेडिकल निकलता है, सबसे पहले रेडिकल।
तो इस बीज के रेडिकल पार्ट से इस प्रकार से जड़ें निकलती है, इस प्रकार से जड़ें निकलती है रेडिकल पार्ट से। और इस रेडिकल पार्ट या भ्रूण से निकलने वाली जड़ें, एम्ब्रियो से निकलने वाली जड़ों को अपने क्या बोलते हैं, सेमिनल रूट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं सर, सेमिनल रूट। इस सेमिनल रूट को आपने प्राथमिक रूट क्यों बोला, क्योंकि प्रथम बार जड़ें कौन सी निकल रही है, तो सेमिनल रूट पहली बार निकल रही है, इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया, प्राथमिक जड़। सर इसको अपने अस्थायी क्यों बोला, इसको अस्थायी इसलिए बोला, देखो इनका जीवन काल ज्यादा नहीं है, इनकी लाइफ साइकिल, इनका जीवन काल मात्र कितने दिन का है, 21 से लेकर 22 दिन का ही है, 21 से लेकर 22 दिन का ही इनका जीवन काल है। उसके बाद में ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, उसके बाद में अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये कौन सी जड़ें होती है, सेमिनल जड़। तो सेमिनल जड़ के बारे में आप लिख सकते हो, ऐसी जड़ जो भ्रूण से निकलती है, जो भ्रूण, या फिर अपने लिख सकते हैं रेडिकल भाग से, ठीक है, भ्रूण का ही भाग होता है, रेडिकल से निकलने वाली, रेडिकल से निकलने वाली जड़ें, ठीक है, रेडिकल से निकलने वाली जड़ें हैं। इनका लाइफ साइकिल, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल मात्र कितने दिन का है, 21 से लेकर 22 दिन का ही है। उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। अब अपने देखो इस फ्लू मूल से शूट का निर्माण हुआ, रेडिकल से किसका, जड़ का निर्माण हुआ, और फ्लू मूल से किसका, तने का निर्माण होगा। देखो तना ऊपर की ओर जा रहा है, यहां पर आप क्या आ गया अपना, यहां पर आ गया अपना मिट्टी, मिट्टी का ऊपर वाला पार्ट आ गया। तो यहां पर एक नोड बनेगी, ये पहली नोड, नोड मतलब गांठ बनेगी। इस गांठ को क्या बोलते हैं, इस गांठ को बोलते हैं आधार गांठ। इस गांठ को क्या बोलते हैं, आधार गांठ बोल देते हैं सर, इसको बोलते हैं आधार गांठ, मतलब बेस नोड बोल देते हैं इसको, आधार गांठ बेस नोड। इस आधार गांठ से भूमि के अंदर इस प्रकार की जड़ें निकलती है, जैसे अपने ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं इसको, इस प्रकार से ताज बनाती हुई। इस ताज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्राउन बोल देते हैं। तो दूसरे प्रकार की जड़ें, दूसरे प्रकार की जड़ें पौधे में कौन सी होती है, क्राउन होती है। क्या होती है, क्राउन रूट, क्राउन जड़। इस क्राउन जड़ को आप और क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं अपने द्वितीयक जड़। क्या बोल सकते हैं इसको, द्वितीयक जड़ बोल सकते हैं इसको। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, स्थायी जड़ बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्थायी जड़ बोल देते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, और आप हिंदी के अंदर इसको चंदेरी जड़ बोल देते हैं, चंदेरी, चंदेरी या शीर्ष जड़, चंदेरी या शीर्ष जड़ बोल देते हो, या इसको आप बोल देते हो अपस्थानिक जड़। कौन सी, अपस्थानिक जड़, चंदेरी या अपस्थानिक जड़। ये इतने सारे नाम है किसके, क्राउन। क्राउन मतलब ताज, ताज जैसी संरचना बनाती है। अब ये जड़ें निकली कहां पर, देखो आप, ये जड़ें निकली बीज के ऊपर मिट्टी के नीचे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्राउन रूट कहां, जैसे ये कहां से निकलती है, भ्रूण से निकलती है, ये कहां से निकलेगी, तो ये निकलेगी अपने आधार गांठ से। कौन सी गांठ से, आधार गांठ से निकलती है। ये कहां से निकलती है, आधार गांठ से निकलती है। और ये हमेशा कहां पर निकलती है, तो ये हमेशा निकलती है बीज के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी कि क्राउन रूट कहां पर निकलती है, तो बीज के ऊपर, बीज के ऊपर और मिट्टी के नीचे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बीज के ऊपर और मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे निकलती है, बीज के ऊपर और मिट्टी के नीचे निकलने वाली जड़ें कौन सी है, क्राउन रूट है। कौन सी है, क्राउन रूट। आपने गेहूं के अंदर एक स्टेज पढ़ते हो आप, कौन सी, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज है ना, चंदेरी जड़ निर्माण। आप बोलते हो कि गेहूं के अंदर सिंचाई करनी है, तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था CRI है। इसका लॉजिक क्या है, क्रांतिक अवस्था इसी को क्यों बोलते हैं अपने, क्यों पानी इसी अवस्था में क्यों देना चाहिए फार्मर को, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि पानी हमेशा अपने को इस क्राउन रूट पर ही देना चाहिए, CRI स्टेज पर ही देना चाहिए, जो कितने दिन बाद आती है, 21 से 25 दिन बाद। तो इन जड़ों का जो लाइफ साइकिल होती है, अगर अपने इन जड़ की लाइफ साइकिल की बात करें, इसका जीवन चक्कर देखें, तो इसका जीवन होता है 21 दिन से लेकर कटाई तक, जब तक अपने काटेंगे नहीं, ठीक है, जब तक अपने इसकी कटाई नहीं करेंगे। क्योंकि ये कैसी जड़ें हैं, द्वितीय बार निकली है, क्योंकि प्रथम बार वो निकली है। स्थायी क्यों बोला, क्योंकि अब पौधे का जो लाइफ साइकिल पूरा चलेगा, जब तक उसको हार्वेस्टिंग के लिए काटा नहीं गया, तब तक भूमि से पानी, भूमि से पोषक तत्व कौन सी जड़ें उपलब्ध करवाती है,
क्राउन रूट करवाती है। कौन सी? क्राउन रूट। देखो गेहूं के अंदर क्या होता है, ये अपना सरफेस है, ये अपना ऊपर का सरफेस है, मिट्टी है, और ये अपनी क्या है? क्राउन रूट है। देखो अगर पानी की कमी से ऊपर की मिट्टी की लेयर सूखी, ऊपर मिट्टी की परत, ये ऊपर की मिट्टी छोटी सी लेयर है, ये ऊपर की मिट्टी क्या होगी? पानी की कमी से सूख गई। अगर अपने 21 से 25 दिन में पानी नहीं दिया तो इस क्राउन रूट के बीच और इस मिट्टी के बीच में मात्र कितना डिफरेंस है? 1 से 2 सेंटीमीटर का ही अंतर है। मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे क्राउन रूट है। मान लिया कि मिट्टी की परत अपनी ऊपर की सूख गई, और सूखने के कारण अब यहां पर पानी नहीं है, और पानी की कमी के कारण अगर अपनी ये क्राउन रूट सूख गई तो इसका मतलब ऊपर का जितना भी प्लांट था वो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो क्राउन रूट है ये कैसी जड़ है? अपनी स्थायी जड़ है, और स्थायी जड़ को अपने सूखने नहीं देना है। इसलिए बोलते हैं कि CRI पर ही पानी देना चाहिए। क्राउन रूट इनिशिएशन मतलब गेहूं के अंदर 21 से 25 दिन के अंदर ही पानी क्यों देना चाहिए? उसका कारण ये होता है कि ऊपर की लेयर को अपने सूखने नहीं देना है। अगर वो सूख गई तो इसका मतलब अपनी, क्योंकि ये जड़ें तो रही नहीं, अब ये जड़ें क्या होगी? मिट्टी के अंदर मिल चुकी है, ये जड़ें तो मिट्टी के अंदर मिल चुकी है। अब अपनी परमानेंट रूट कौन सी है? क्राउन रूट है, और क्राउन रूट को अपने सूखने नहीं देना है। इसलिए अपने CRI अवस्था पर पानी देना आवश्यक होता है, कि अपने को CRI पर तो पानी देना ही देना है। और ये कंसेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है BL भारद्वाज। BL भारद्वाज, इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। कौन सा? CRI का, कि CRI पर ही पानी देना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से कि CRI पर ही पानी क्यों देना चाहिए? ये कारण होता है CRI पर पानी देने का। ठीक है, तो CRI पर पानी देने का कारण क्या होता है? तो CRI पर पानी देने का कारण होता है कि अपने इस क्राउन रूट को सूखने नहीं देना है। तो 2 जड़ें इस प्रकार की अपने, ठीक है, बिल्कुल आराम से करवा रहे हैं अभी, बिल्कुल कितना तो आराम से करवा रहे हैं। इससे ज्यादा आराम क्या होगा? हो जाएंगे बच्चे फिर इतने में तो। आराम से ही है अभी। ओके, चलो तीसरी जड़ देखो कौन सी होती है। तीसरी जड़ देखो, पहला अपने वही चीज बना लेते हैं। पहला सीड से इस प्रकार की सेमिनल रूट निकल आई थी, उसके बाद में आधार गांठ से इस प्रकार की रूट निकली, उसके बाद में ये तना ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो गया। तने का निर्माण हुआ नोड और इंटरनोड से मिलकर। ये इस प्रकार की नोड निकलती है, जैसे यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड, ये निकल गई। देखो कुछ पौधों में इस नोड से भी जड़ें निकलकर इस मिट्टी में मिल जाती है। इस प्रकार से देखा होगा आपने, इस प्रकार से जड़ें, ये तीसरे प्रकार की जड़ें हैं। इस प्रकार की जड़ें मिट्टी में मिल जाएगी, इस नोड से, इस गांठ से निकलेगी जो तने के ऊपर गांठ है। इन जड़ों को बोलते हैं प्रोप रूट। इन जड़ों को क्या बोलते हैं? प्रोप रूट बोल देते हैं। प्रोप रूट, प्रोप रूट। प्रोप रूट, इनको क्या बोलते हैं? प्रोप रूट। प्रोप रूट को ही क्या बोलते हैं? एरियल रूट। क्या बोलते हैं? एरियल, हवा के अंदर निकल रही है, एरियल रूट बोल देते हैं इसको। प्रोप रूट या एरियल रूट, इसको क्या बोलती है? प्रोप रूट या एरियल रूट के नाम से। किसमें होती है ये जड़ें? आपने देखी होगी, ज्वार को आपने काटा है तो ज्वार में देखी है, आपने मक्का काटा है तो मक्का के अंदर देखी है, मक्का की हार्वेस्टिंग की है आपने बाजरा को हार्वेस्टिंग किया तो उसमें देखा होगा, गन्ने के अंदर देखा होगा। और ये जड़ें क्या करती है? पौधे को सहारा भी देती है, मतलब गिरने से भी बचाने का काम करती है। ये तीसरे प्रकार की जड़ है, कौन सी? प्रोप रूट, या जिसको एरियल रूट बोल देते हैं। ठीक है, ओके बात। ये कौन सी है? 3 प्रकार की जड़ें अपने करके देखी है। तो पहली जैसे सेमिनल, क्राउन, और उसके बाद में अपने क्या किया है? उसके बाद में किया प्रोप रूट, तीसरे प्रकार की जड़। तो प्रोप रूट कहां से निकलती है? प्रोप रूट निकलती है पौधे के
तने के ऊपर जो नोड होती है उनसे निकलने वाली जड़ें प्रोप रूट या एरियल रूट होती है। कौन सी होती है? प्रोप रूट या एरियल रूट। तो 3 प्रकार की जड़ें अपने देख ली है। उसके बाद में देखते हैं अपने अगला है विशेष उपयोग आधारित वर्गीकरण, स्पेशल यूज वेस्ट क्लासिफिकेशन। स्पेशल यूज की कौन सी फसल है, उसका स्पेशल यूज क्या है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला क्रॉप है कौन सी? नगदी फसलें, जिसको अपने कैश क्रॉप या फिर जिनको अपने रोकड़ फसलों के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रोकड़ फसलें बोल देते हैं। रोकड़ फसलें, नगदी या रोकड़ फसलें, इनको बोल देते हैं नगदी या रोकड़ फसलें। देखो नगदी या रोकड़ फसलें किनको बोलेंगे? देखो ऐसी फसलें जिनको लंबे टाइम तक स्टोरेज नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है कि उनको बेचना पड़ता है। स्टोरेज कर भी लेते हैं कुछ लोग, पर उनकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी क्रॉप को अपने क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप बोलते हैं। उनको बेचना ही होता है अपने को। तो ऐसी क्रॉप जिनको लंबे टाइम तक भंडारित ना किया जा सके, अगर भंडारित करेंगे तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी क्रॉप को अपनी कैश क्रॉप बोलते हैं। सीधा खेत से बेचना पड़ता है। तो सिंपल सी बात याद रखोगे, ऐसी फसलें जिनको लंबे समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, करने पर गुणवत्ता में कमी आती है। करेंगे तो क्वालिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है। इस कारण इसको अपने खेत से सीधा बेचना पड़ता है। इनको क्या बोलते हैं? अपने कैश क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि कैश क्रॉप के एग्जांपल लिख सकते हो, गन्ना हो गया, गन्ने के बाद में देखें तंबाकू हो गया, आलू हो गया, आलू, गवार हो गया, या फिर अपने देखें जूट हो गया, कपास हो गया। ठीक है, ये कौन सी फसलें हैं जिनको अपने लंबे टाइम तक स्टोरेज करेंगे तो इनकी क्वालिटी के अंदर क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी। तो ऐसी क्रॉप को अपने क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन सी है? कैश क्रॉप है। नगदी फसलें हैं, रोकड़ फसलें हैं, जिनको बेचना पड़ता है, भंडारित नहीं कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। ये स्पेशल वर्गीकरण के अंदर आती है। उसके बाद में अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप। देखो कैच क्रॉप क्या होता है? कैच क्रॉप जब अपने कोई फसल उगाई, मैंने जैसे कि कोई फसल उगाया और वो फसल किसी कारणवश, वो कारण कोई भी हो सकता है कि उस पर किसी इंसेक्ट का, किसी कीट का अटैक हो गया, या किसी रोग का अटैक हो गया, या वहां पर कोई बरसात ज्यादा आ गई, अनावृष्टि होगी या अतिवृष्टि होगी, या फिर उस पर कोई ओलावृष्टि होगी, कुछ भी हो गया मान लिया, जिसके कारण वो अपनी फसल थी, जो मेजर क्रॉप थी, वो क्या होगी? नष्ट हो गई है। वो मेजर क्रॉप क्या होगी? नष्ट हो गई। तो अपने क्या करेंगे? उस लॉस की रिकवरी करेंगे, उस लॉस की भरपाई करेंगे, क्योंकि उसका अब टाइम नहीं बचा है। उसका टाइम क्या? आधा टाइम चला गया है, अब आधा टाइम बचा है। उसके अंदर क्या करेंगे? कोई छोटे जीवन काल की, उसी सीजन की कोई छोटे जीवन काल की कोई ऐसी फसल उगा लेंगे जो उसके लॉस की क्या कर दे? भरपाई कर दे। उसी को अपने क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फार्मर है, उसने कपास उगाया, उसने क्या उगाया? कपास। अब कपास उगाए लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है। इस कपास पर आ गया पिंक बॉलम, गुलाबी सूंडी आ गई। क्या आ गई? गुलाबी सूंडी आ गई है। गुलाबी सूंडी के कारण, पिंक बॉलम के कारण ये पूरी की पूरी कपास की फसल क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। ये क्या होगी? नष्ट हो गई। अब इसका 1 से 1.5 महीना भी निकल चुका है। इस कपास को तो दोबारा नहीं बोएंगे अपने। अब अपने क्या करेंगे? इसी खरीफ सीजन की, क्योंकि कपास खरीफ सीजन का है, इसी खरीफ सीजन की छोटे जीवन काल की अपने क्या करेंगे? छोटे जीवन काल की कोई फसल उगा लेंगे, ताकि जो कपास के अंदर अपने को लॉस हुआ है या इस सीजन में लॉस होने वाला है, कि अगर अपनी फसल नहीं उगाएंगे
तो उस लॉस की अपने क्या कर ले, भरपाई कर ले। तो यहाँ पर अपने क्या बो देंगे, जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल मूंग को बो दिया, तो ये मूंग अपने लिए कौन सी क्रॉप है, ये मूंग अपने लिए कैच क्रॉप है। तो मूंग अपने लिए क्या है, कैच क्रॉप। तो कैच क्रॉप क्या होता है, जब किसी कारणवश मुख्य फसल नष्ट हो जाए, मुख्य फसल नष्ट हो जाए, तो उस हानि की रिकवरी के लिए उसी सीजन की छोटे जीवन काल की फसल उगाना, क्या कहलाएगा भी, उसी सीजन की छोटे जीवन काल की फसल उगाना कैच क्रॉप होता है। तो कैच क्रॉप किसको बोलते हैं, जब अपनी मुख्य फसल क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, पोटैटो कहां पर होता है भाई, पोटैटो अगर सीधा स्टोरेज होता तो कहां पर अपने को ये अपनी कूल स्टोरेज की कहां पर जरूरत पड़ती ना, दीपक कुमार कहां पर स्टोरेज होता है, सिंपल रखेंगे कहां पर स्टोर होगा अपना, तो कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है आलू को, फिर स्टोर होता है। तो बाद में आता है ना ऑफ सीजन में, कोल्ड स्टोरेज से आता है, वो सीधा थोड़ी रख पाएंगे अपने। उसके बाद में आगे है मृदा आरक्षक फसलें, कवर क्रॉप। तो कवर क्रॉप तो पीछे किया ही है, ऐसी फसलें जो भूमि को ढके रखती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, चौड़ी पत्ती की फसलें, चौड़ी पत्ती की फसलें जैसे लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें, तो इनको अपने कवर क्रॉप के रूप में यूज कर लेते हैं, जो भूमि को ढक के रखेगी। ये फसलें भूमि को ढक के रखेगी तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा, नमी को संरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि बरानी खेती के अंदर, या फिर अपने बोल सकते हैं कि स्मूथर इफेक्ट भी डाला जा सकता है। स्मूथर मतलब नीचे वीड कंट्रोल किया जा सकता है, ऊपर भूमि ढक के रखी जाएगी फसलें, तो नीचे जो खरपतवार उगेंगे उनको अच्छा सनलाइट नहीं मिल पाएगा, अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, नीचे जल के नष्ट हो जाएंगे, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्मूथर इफेक्ट बोल देते हैं। तो कवर क्रॉप भी क्या करती है, स्मूथिंग इफेक्ट डाल देती है। ठीक है, ये इसके लाभ होते हैं मृदा रक्षक फसलों के। अगला क्लासिफिकेशन है प्रकाश संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की अभिक्रियाओं के आधार पर, देखो C3 C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। देखो पौधों के अंदर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक तो होती है इसके अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया, कौन सी, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है जो लाइट के अंदर होगी, और एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया जो अंधेरे के अंदर होगी, जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया। इस अप्रकाशीय अभिक्रिया के आधार पर, इस अप्रकाशीय अभिक्रिया के आधार पर प्लांट इस टाइप के होते हैं, ये एक अलग से कैटेगरी होते हैं, C3 या C4 प्लांट। क्या होता है C3 या C4 प्लांट, जिसको अपने किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है, अप्रकाशीय अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन के आधार पर, मतलब अंधेरे की प्रक्रिया के आधार पर, या फिर आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस के आधार पर, इनको क्या किया अपने अलग अलग क्लासिफाई किया है। तो देखते हैं अपने C3 या C4 क्या होते हैं। देखो C3 या C4 लिख लेते हैं अपने अच्छे से इसको। C3 प्लांट, कौन से C3 प्लांट होते हैं ये, और किसको बोलते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, एक होता है C4 प्लांट, कौन से C4 प्लांट होते हैं, और एक होता है कैम प्लांट, कौन से कैम प्लांट होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के प्लांट। देखो भी C3 प्लांट क्या है, तो C3 प्लांट वो प्लांट है जिसमें कौन सा चक्कर होगा, यहाँ पर अपने कौन सा साइकिल होगा उनके अंदर, तो उनके अंदर C3 साइकिल होगा, कौन सा, C3 चक्कर। और C3 चक्कर को और क्या बोल देते हैं अभी, C3 चक्कर को और बोल देते हैं अपने
कैल्विन साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, कैल्विन साइकिल बोल देते हैं, कैल्विन चक्कर। जिनके अंदर कैल्विन चक्कर होगा उनको अपने क्या बोलेंगे, उनको C3 प्लांट। क्यों, क्योंकि इसकी खोज, इस साइकिल की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कैल्विन। जिनका नाम क्या है, कैल्विन है। कैल्विन नाम साइंटिस्ट ने इनको खोजा था। उसके बाद में इसके अंदर ऐसा क्या होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को एंजाइम। क्या नाम है इसका, रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को, इनका नाम क्या है, रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, ये रुबिस्को एंजाइम अंधेरे के अंदर अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन ऑक्साइड को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और एक उत्पाद बनाएगा, एक पहला फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रथम उत्पाद, एक पहला प्रथम उत्पाद बनाएगा जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। और जिन प्लांट के अंदर ये पहला उत्पाद PGA बनेगा अप्रकाशीय अभिक्रिया में, ऐसे प्लांट को अपने क्या बोल देंगे, C3 प्लांट बोल देंगे। जिनके अंदर पहला उत्पाद PGA बनेगा उसको अपने क्या बोल देंगे, C3 प्लांट बोल देंगे। अब आपसे पूछा जाता है C3 प्लांट के एग्जाम्पल, आपसे क्या पूछा जाता है, C3 प्लांट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आप याद रखना कि अपनी पृथ्वी पर जो 80% प्लांट है, 80% पौधों में क्या होता है, C3 साइकिल होता है। 80% पौधों में क्या होता है, C3 साइकिल ही होता है, C3 चक्कर ही होता है। और ज्यादातर आप याद रखना जितने भी एक बीजपत्री प्लांट है, जितने भी एक बीजपत्री प्लांट है, कुछ को छोड़ के, वो अपने आगे लिखेंगे, जितने भी एक बीजपत्री प्लांट है उनके अंदर ज्यादातर क्या होता है, उसके अंदर C3 साइकिल होता है। उनके अंदर क्या होता है, C3 साइकिल होता है। कुछ अपने बात लिख लेंगे एक्सेप्शन के अंदर। तो ये आपने कौन सा है, C3 प्लांट है। तो C3 प्लांट में पहला स्टेपल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, PGA बनता है। क्या बनता है, PGA बनता है, तो फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद में देखो, उसके बाद में दूसरा अपना C4 प्लांट। C4 प्लांट किसको बोलते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर कौन सा चक्कर होता है भी, तो जिनके अंदर चक्कर होता है अपना, यहां पर लिख लेते हैं, अपनी जगह है अपने पास थोड़ी बहुत, जिनके अंदर कौन सा चक्कर होगा, जिनके अंदर चक्कर होगा C4 चक्कर, C4 चक्कर, या इसको बोल देते हैं अपने हेज व स्लैग साइकिल, हेज व स्लैग चक्कर। क्यों, क्योंकि इस साइकिल की खोज किसने की, इस साइकिल को खोजा था हेज व स्लैग ने। किसने खोजा इसको, हेज व स्लैग नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, इसलिए इसको हेज व स्लैग साइकिल बोल दिया। उसके बाद इसके अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम होता है कि जिसके कारण ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसके अंदर होता है एक साइकिल, दो अपने एंजाइम, एक तो होगा कौन सा, रुबिस्को, एक तो रुबिस्को होगा, एक तो रुबिस्को होगा ही एंजाइम। दूसरा होता है पेपकेज, दूसरा कौन सा होता है, पेपकेज एंजाइम, रुबिस्को एंड पेपकेज एंजाइम। तो इसका मतलब है कि जो C4 प्लांट होते हैं, क्या उसमें C3 साइकिल होता है, बिल्कुल होता है उसमें C3 साइकिल, क्योंकि इसमें रुबिस्को एंजाइम भी है, ठीक है। तो उसमें C4, क्योंकि C4 प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से बचने के लिए एक अलग से साइकिल चला लेते हैं। वो कौन सा होता है, तो वो होता है अपने C4 साइकिल। कौन सा, C4 साइकिल। तो रुबिस्को व पेपकेज एंजाइम क्या करते हैं, ये अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और एक उत्पाद बना लेंगे, प्रथम उत्पाद, एक उत्पाद बना लेंगे, प्रथम उत्पाद। और वो प्रथम उत्पाद कौन सा है, उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। क्या है उसका नाम, ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। और जिन पौधों के अंदर पहला उत्पाद ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, ऐसे प्लांट को अपने क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल की अपने बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल के अंदर बोस एक बीजपत्री प्लांट,
जो अपवाद हैं जिनके अंदर C3 साइकिल नहीं होता वो कौन कौन से हैं? मक्का है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेज, मक्का, ज्वार, सोरगम, उसके बाद बाजरा, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करें अपने गन्ना, इनके अंदर C4 साइकिल होता है। इसके साथ आप याद रखोगे तिल, चौलाई, अमरेंथस, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर C4 साइकिल होता है। इनके अंदर क्या होता है? C4 साइकिल। तो ये C4 साइकिल वाले प्लांट है। तो जिनके अंदर पहला उत्पाद क्या बनेगा? ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सैलिक एसिड बनेगा ना, ये आपको याद रखना है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि जिनमें पहला उत्पाद ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, जिसके अंदर 4 कार्बन है, उसके अंदर अपने बोल सकते हैं कि उनके अंदर C4 साइकिल होगा। एक अलग से कैटेगरी रहेगी, वो कौन सी है? तो वो अपना कौन सा प्लांट? कैम प्लांट। कौन सा? कैम प्लांट। कैम प्लांट की बात करते हैं। देखो कैम की फुल फॉर्म क्या होती है? कैम प्लांट की फुल फॉर्म होती है क्रूसिलेशियन, क्रूसिलेशियन, क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसकी फुल फॉर्म है। इसकी खोज कहां पर हुई? इसकी खोज की किसने? इसको खोजा किसने? इसको खोजा था रूहानी ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रूहानी, उनके द्वारा इसको खोजा गया। और किस फैमिली में? तो क्रूसिलेसी फैमिली में। क्रूसिलेसी, क्रूसिलेसी कुल में इसको खोजा गया था। ये क्या करता है? इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो इसके अंदर होता है एंजाइम एक ही जिसका नाम है पेपकेज एंजाइम। कौन सा? पेपकेज एंजाइम होता है इसके अंदर। ये पेपकेज एंजाइम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और पहला उत्पाद मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड ये बनाएगा, जिसके अंदर। और ऐसे प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट मृदविद पादप होते हैं ज्यादातर। इसके एग्जाम्पल की अपनी बात करें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? ये ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? ज्यादातर मृदविद, जो पानी की कमी से जूझते हैं। मृदविद पानी की कमी को, कैक्टस मतलब कैक्टस, ज्यादातर क्या आएंगे? कैक्टस आएंगे, जिसको अपने घरों के अंदर रखते हैं। कैक्टस जिनके मोटी पत्तियां होती हैं, उन पर कांटे होते हैं, जो पानी की कमी को सहन कर सकते हैं, कैक्टस हो गए। या इसमें आता है आगेव, आगेव, सिसल, और एक आता है फल वृक्ष कौन सा? अनानास, अनानास, आगेव, सिसल, अनानास। ठीक है, इनकी एक खास विशेषता क्या है? इनके जो पर्णरंध्र होते हैं ना, इनके जो पर्णरंध्र वो कब खुलते हैं? इनके पर्णरंध्र खुलते हैं रात्रि के टाइम। इनके पर्णरंध्र कब खुलते हैं भी? रात्रि में इनके पर्णरंध्र खुलते हैं, मतलब रात्रि के टाइम ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए इनको अपने बेडरूम वगैरह में रखते हैं। तो रात्रि के टाइम ऑक्सीजन छोड़ते हैं कौन से? कैम प्लांट। कौन से प्लांट? कैम प्लांट रात्रि के टाइम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये कैटेगरी है कौन सी अपने? तो ये है फोटोसिंथेसिस के आधार पर। ठीक है, तो अच्छे से आपने समझ लिया होगा इसको। हाँ, नागफनी वगैरह भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। तो क्रूसिलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, और इसकी खोज की रूहानी ने। क्रूसिलेसी फैमिली में खोजा गया था। एंजाइम इसमें पेपकेज होता है और मैलिक एसिड पहला इसमें प्रोडक्ट बनता है। और ज्यादातर मृदविद पादप होते हैं, जैसे कैक्टस है, आगेव है, अनानास है। इसके अंदर बीट क्या है? तो बीट सर एक बीजपत्री है, तो एक बीजपत्री में क्या होगा? C3 होगा। सिंपल सी बात है ना, ये लिखा हुआ है। देखो 80% पौधों में अंदर C3 साइकिल होता है। ज्यादातर एक बीजपत्री में क्या होगा? अब गेहूं, मक्का, गेहूं क्या, मक्का क्या, गेहूं है, जौ है, जई है, तो जो भी प्लांट है एक बीजपत्री, उसमें क्या होगा? C3 साइकिल होगा। सोयाबीन वगैरह किसमें क्या होगा? सोया अपने एक बीजपत्री। ठीक है, बाकी अपने बात देखें कि मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, तिल, चौलाई,
तो इनके अंदर नहीं होता है एक बीजपत्री में। बाकी यहाँ पर एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री जितनी भी बच गई उसके अंदर क्या होता है, तो उसमें C3 चक्र ही होता है। और ज्यादातर जितनी भी क्रॉप आएगी उसमें C3 होता है। बाकी ये 4-5 याद कर लेना, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, तिल, चुलाई बहुत कम है जिसके अंदर C4 साइकिल होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखोगे। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के आधार पर क्लासिफिकेशन था अपना। किसके आधार पर? प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषण होता है, एक तो अपनी प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशीय। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया के आधार पर अपने C3 या C4 प्लांट को पढ़ के चले हैं। ये C3 है, ये C4 है ना। उसके बाद में जो अगला क्लासिफिकेशन होगा वो अपने कल की क्लास में करेंगे, जिसका आधार है दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता ये भी आपके लिए कल की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी भी क्लास आपको लगानी बहुत जरूरी है ना। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे प्रकार से। दीप्तिकालिता या परदीप्तिकालिता किसको बोलते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस अपने फोटो पेरियोडिज्म के आधार पर अपने पौधों को कितने समूह में बांटा गया, या फिर कौन कौन से पौधे हैं जिनके अंदर फोटो पेरियोडिज्म के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो आज की क्लास को अपने यहीं पर विराम देंगे, यहीं पर ही रोकेंगे। और आज का जो क्लासिफिकेशन किया है वो अपने फोटोसिंथेसिस या फिर स्पेशल एक वर्गीकरण किया है स्पेशल उपयोगिता के आधार पर। बाकी पीछे का जो अपना पार्ट था वो किया है। तो कोई भी आपका डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप लिख सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी, क्लास से रिलेटेड इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, पर्सनल कोई इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा। जैसे आपकी PDF की है तो उसके लिए आप सीधा सा एक नंबर नोट कर लीजिए। वो कौन सा नंबर है वो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, 7878646408। कोई भी अदर इंक्वायरी के लिए, हाँ क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं। अगर अच्छे से आपको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। और पीछे की जो भी आपकी क्लास रिमेनिंग है उसको कंप्लीट कीजिए, साथ साथ अपना पार्ट करते रहिए, पूरी की पूरी क्रॉप आपको याद हो जाएगी। हाँ 3 लेक्चर अपलोड करवा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा, ये आपका मैं काम कर दूंगा। ठीक है, मोस्टली 6 जो पूछे जाते हैं ना, बहुत सारे हैं वैसे तो जो पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर खरपतवार में भी आएंगे। द्विबीजपत्री क्या होते हैं, जो जितने भी पल्सेज हैं वे द्विबीजपत्री हैं, जितने लेग्यूम है वो द्विबीजपत्री हैं। सीधी सी बात है। कैश क्रॉप के एग्जांपल जैसे कि अपने गन्ना है, या फिर आलू है, तंबाकू है, ग्वार है, जूट है, कपास है, जिनको अपने स्टोरेज नहीं कर सकते लंबे टाइम के लिए। कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या आता है, तो कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है टिंडा, करेला, कद्दू, या फिर पेठा हो गया, या फिर अपने बात करें इसके अंदर लौकी होगी, तोरी होगी, ठीक है, ककड़ी होगी, और अपने देखें खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ये कुकुरबिटेसी है। कैच क्रॉप, जब मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो उसकी जगह पर एक छोटे जीवन काल की फसल लेना कैच क्रॉप होता है। पुरानी क्लासेस आपके SAR की फुल फॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेशियो होता है भी, या ऑब्जर्वेशन रेट।
स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट, SAR, सोयल में पढ़ते हैं ना SAR अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का अभी तक का आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन, कोई सारी आ जाएंगे 80% में, जो बच गए पीछे। हो जाएगी भी, हो जाएगी, आपकी कोई क्लास नहीं रह पाएगी। एक कुकरविटेसी में कोई है ऐसी ग्रुप तो मैं देख लूंगा, बाकी मेरे नॉलेज में तो नहीं है ये चीज़। ठीक है, होगी तो आपको बता दी जाएगी, है ना। पूरे का पूरा बताया भी मैंने तो, C3 C4 दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ऐसे प्लांट जिसमें C3 साइकिल होता है और पहला प्रोडक्ट PGA बनता है वो C3 है, जिसमें पहला प्रोडक्ट ऑक्जेलिक एसिड बनता है वो क्या है, तो वो पूरे का पूरा C4 है। तो दोनों ही चीज़ें बताई है। वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा भी, हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी कब होगी कैसे होगी ना। अब पीछे बच गए कौन कौन से, अब देख लो आप, जितनी भी ऑयल सीड है वो क्या है C3 है, जितनी भी सीरियल है वो क्या है C3 है, मक्का ज्वार बाजरा गन्ना इनको छोड़ दो आप, कपास जितनी भी फाइबर है वो क्या है C3 है, जितना भी पल्सेस है वो क्या है C3 है, ये आ जाते हैं सारे। ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन जी, हो जाएगा, पढ़ते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन की क्या बात है। ठीक है, चलो बाकी का पार्ट करेंगे कल को। धन्यवाद सभी का।